हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट। तो आइए देखते हैं, इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं कि ब्रीदिंग क्या है एंड रिस्पिरेशन क्या है एंड टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स एंड फिशेस में रिस्पिरेशन किस ऑर्गन के थ्रू होगा वो पढ़ेंगे एंड ह्यूमन में रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल में दोनों में ट्रांसपोर्टेशन के कौन से सिस्टम है वो देखेंगे। ब्लड एंड इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे एंड इसके अलावा आज हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट काम कैसे करता है ये देखेंगे। हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कब प्रोड्यूस करता है ये पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। हाइपरटेंशन कब कहेंगे ये पढ़ने वाले हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। आज हम लोग यहाँ तक का टॉपिक कवर करेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ब्रीदिंग, व्हाट इज द ब्रीदिंग। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। कैसे? एयर को हमने इनहेल किया, अब हम इसको फिर बाहर छोड़ते हैं। मीन्स हम एयर को जो बाहर छोड़ रहे हैं इसे क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन। एयर को यहाँ पर ये क्या कर रहा, अंदर की तरफ ले रहा है। एयर को यहाँ पर अंदर की तरफ ले रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेलेशन। और यहाँ पर एयर को अपने बॉडी से आउट निकाल रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन। तो एक ब्रीदिंग बराबर क्या होता है, 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। मीन्स कि एयर को जो हम अपने बॉडी में अंदर की तरफ खींचते हैं उसे क्या बोलेंगे, इनहेलेशन। जो एयर हम अपने बॉडी से आउट निकालेंगे अपने माउथ के थ्रू उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिस्पिरेशन क्या होता है। तो रिस्पिरेशन में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन को हम अपने बॉडी टिश्यू तक ले जाते हैं एंड बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं एंड ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, इसे ही क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन। जो रिस्पिरेशन का इक्वेशन है वो ये है, ये देखिए, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर रहा है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का और यहाँ पर क्या बन जा रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर एटमॉस्फेयर से हमने जब इनहेल किया एयर को इस रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, यहाँ से ऑक्सीजन वाया ब्लड कहाँ पर पहुँचा, इस रिस्पिरेटरी सरफेस पर। ये जो सेल है ये आपके बॉडी का एक सेल है, इसके सरफेस पर ऑक्सीजन पहुंचा और यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा दिया। इस ऑक्सीजन ने यहाँ से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा दिया और जिससे क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। यही आपका क्या कहलाएगा, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बाकी ये डिफिनेशन लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ पर हो रहा है, आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेल के पास हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, किस लिए, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। इसे ही क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन। The transport of oxygen from outside environment to the cells within the tissues, removal of carbon dioxide and utilization of oxygen for ATP production is called respiration. देखिए, एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में आई। रिस्पिरेटरी सिस्टम से ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ से ऑक्सीजन गया इस सेल के सरफेस पर और इस सेल के पास जो ग्लूकोज आया हुआ, ग्लूकोज कहाँ से आता है, जब आप फूड को खाते हैं, न्यूट्रिएंट को लेते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर आपके सेल में ग्लूकोज पहुँचा होता है। अब इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाता है, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा देता है और यहाँ से हीट और एनर्जी जो है यहाँ पर क्या होती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एटीपी की।
उससे पहले यहाँ पर इसको देखते हैं। ये देखिए, ये आप ही लोगों में से कोई है, कोई बच्चा है, इसने क्या किया, ब्रीदिंग किया। ब्रीदिंग में नॉर्मली क्या होगा, एक्सहेलेशन प्लस इनहेलेशन। अब ये ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन को ये अंदर लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इसने बाहर छोड़ा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन गया, ये इसके बॉडी के एक सेल को, यहाँ पर देखिए इसके बॉडी से एक सेल को हमने यहाँ पर निकाला। इस सेल में इसके सारे ऑर्गेनेल्स आपको दिख रहे हैं। ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और ये सब आपको क्या दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये ऑक्सीजन जब हमारे सेल के पास पहुंचा तो यहाँ पर जो आपने जो खाना खाया था उससे आपके बॉडी में ग्लूकोज पहुंचता है, आपके सेल के पास ग्लूकोज पहुंचता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, देन यहाँ पर आपका क्या एनर्जी रिलीज होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। अब देखिए यहाँ से आपकी ये जो सेल है, सेल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ये क्या कर रहा है, ये वापस यहाँ से बॉडी लंग्स के थ्रू ये क्या होगा, ये बाहर कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सेलुलर रिस्पायरेशन। डिफरेंस क्या है, ब्रीदिंग का मतलब नॉर्मली क्या है, जो आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, नॉर्मली इसी को ब्रीदिंग कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग कोई भी एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, रिलीज नहीं होगी। लेकिन जब आपका सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, ब्रेकडाउन। रिस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है, बट ब्रीदिंग में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो ये समझ में आया रिस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग में नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन होता है, जबकि रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे एटीपी। एटीपी जो एनर्जी यहाँ पे बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है। अब एटीपी होता क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक मॉलिक्यूल होता है जो कि स्टोर और ट्रांसफर करता है एनर्जी को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी को स्टोर और ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, एटीपी करता है। एटीपी के 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन एडेनिन बेस होगा, सेकेंड वन राइबोज शुगर होता है एंड थर्ड वन यहाँ पर फास्फेट ग्रुप होता है। तो यहाँ पर 1 एडेनिन ग्रुप देखिए आपको ये दिखाया गया है, ये आपको 1 राइबोज शुगर दिखाया गया है एंड 3 फास्फेट ग्रुप दिखाया गया है। यही आपका क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन का। रिस्पिरेशन आर ऑफ 2 टाइप, नंबर 1 एरोबिक रिस्पिरेशन एंड नंबर 2 एनारोबिक। एरोबिक का मतलब है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसे क्या कहेंगे, एरोबिक रिस्पिरेशन। अगर यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के अब्जेंस में तो उसे क्या बोलेंगे, एनारोबिक रिस्पिरेशन। देखिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और यहाँ पर किसके अब्जेंस में होगा, ऑक्सीजन के अब्जेंस में। तो आप लोगों को समझ में आया एरोबिक रिस्पिरेशन किसे कहेंगे एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन किसे कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये देखिए सबसे पहले जो ग्लूकोज है इसका जो है साइटोप्लाज्म में क्या होगा, एक प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ये 3 कार्बन का क्या बना लेता है, पायरुवेट बना लेता है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चलती कहाँ पर है, सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ये बना लेता है क्या, पायरुवेट बना लेता है। अब देखिए इस पायरुवेट का अगर ऑक्सीजन के अब्जेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या बना लेता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी। देखिए यहाँ पर ईस्ट में ऐसा होता है,
ईस्ट क्या करता है, यहाँ पर पायरुवेट का ब्रेकडाउन करवा के क्या बना देता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं मसल सेल का। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन का दो है, एक तो ईस्ट जो है क्या करवाता है, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करवा देता है। नेक्स्ट मसल सेल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, विग्रस एक्सरसाइज, उस कंडीशन में क्या है कि आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से आपकी जो मसल्स है वो फटीक हो जाती है और आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपके मसल सेल में ऑक्सीजन के अब्जेंस में यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो दोनों आपने देखा ये ऑक्सीजन के अब्जेंस में था। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ध्यान रखिएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन जब ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा था तो भी साइटोप्लाज्म में, एंड जब यहाँ से पायरुवेट से ये सब बन रहे हैं तब भी कहाँ पर ये बन रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। जबकि बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो माइटोकांड्रिया में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकांड्रिया में यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का। ये क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन का। एरोबिक रिस्पायरेशन हमने पहले ही आपको बताया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे ही क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पर मोर एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, तो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में मैंने बताया, ग्लाइकोलिसिस एक यह प्रोसेस है जो कि कहाँ पर चलती है, सेल के साइटोप्लाज्म में, और ग्लूकोज से क्या बन जाता है, पायरुवेट, और यहाँ पर एनर्जी भी आपकी रिलीज होती है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब इस पायरुवेट पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकांड्रिया में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है और ये क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेता है। और यहाँ पर देखिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एटीपी रिलीज हो रही है, तो 38 एटीपी, क्योंकि यहाँ पर मोर एनर्जी रिलीज होती है। आइए आगे हम लोग समझते हैं। ये जो आपको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दिखाया गया है, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन का है। तो देखिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह एक टाइप का एनारोबिक रिस्पिरेशन है। यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय ईस्ट। देखिए ये वाला प्रोसेस तो आपने देखा था, ये एरोबिक रिस्पिरेशन में भी चल रहा था। ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, देन क्या बना ले रहा था, ये पायरुवेट बना रहा था। अब इस पायरुवेट पर ऑक्सीजन के अब्सेंस में ईस्ट के साइटोप्लाज्म में ये क्या किसमें कन्वर्ट कर देगा, पायरुवेट को एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। अभी आपने एरोबिक रिस्पिरेशन में देखा, वहाँ पर 38 एटीपी रिलीज हो रहे थे, और यहाँ पर एनारोबिक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ही एटीपी रिलीज हो रही है। बिकॉज एरोबिक रिस्पिरेशन में मोर एटीपी रिलीज होता है एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन में लेस एटीपी रिलीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। यह भी एक एनारोबिक रिस्पिरेशन का ही टाइप है। इसमें जो ह्यूमन की मसल सेल है वो क्या बना लेती है, लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए, एट द टाइम ऑफ विगरस एक्सरसाइज व्हेन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय मसल greater than its supply and muscle switch from aerobic respiration to fermentation resulting in the production of lactic acid। देखिए जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हैं उस समय कि आपके बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे आपकी बॉडी क्या फर्मेंटेशन करने लगती है और लैक्टिक एसिड का ये फॉर्मेशन कर लेती है।
तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो है यह किस टाइप का है आपका रिस्पिरेशन, तो ये एनारोबिक है। यहाँ पर भी देखिए अभी तक आपने देखा चाहे एरोबिक रिस्पिरेशन हो, चाहे आपका जो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, उसका फर्स्ट स्टेप आइडेंटिटीज सेम है। आपको सिर्फ चेंज देखने को मिल रहा है। तो सेकेंड स्टेप में, इस सेकेंड स्टेप की बात करें, अब इस पायरुवेट पर ऑक्सीजन के अब्जेंस में देखिए आपका एरोबिक रिस्पिरेशन का दोनों स्टेप साइटोप्लाज्म में हो रही थी, बट आपने एरोबिक में देखा था तो दोनों स्टेप, फर्स्ट स्टेप वहाँ पर कहाँ पर हो रही थी, साइटोप्लाज्म में, एंड सेकेंड स्टेप मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जबकि आपने एनारोबिक में देखा उसका फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप दोनों कहाँ पर हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन ये ऑक्सीजन के अब्जेंस में होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का। एंड यहाँ पर इंड प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, एरोबिक रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में इंड प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर एरोबिक रिस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि 38 ATP, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में स्मॉल एनर्जी लिबरेट होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पर सिर्फ 2 ATP बनता है। एंड इसके अलावा बात करते हैं, जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, जबकि बात करते हैं आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन का, ये बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया में एंड ह्यूमन के मसल सेल में पाई जाती है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। हम लोगों में गैस के एक्सचेंज करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे हम लोग बात करते हैं प्लांट की। तो प्लांट में गैसों के एक्सचेंज के लिए रूट हेयर सेल पाए जाते हैं, लेंटिल सेल पाए जाते हैं, और क्या, स्टोमेटा। तो रूट हेयर सेल की सबसे पहले बात करते हैं। ये देखिए, ये आपके ये प्लांट दिखाया गया है, ये प्लांट की यहाँ पर रूट हेयर्स दिखाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये रूट यहाँ पर दिख रही है, ये सब जो आपको दिखाया गया है ये वाटर है, और यहीं पर सॉयल भी होता है। देखिए सॉयल में ही क्या है, वाटर भी है, एयर भी है। तो जो रूट है वो क्या करता है, वहाँ से जब वो वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, उसी समय स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर का भी एक्सचेंज करता है। यहाँ से ऑक्सीजन रूट में एंड कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहाँ, सॉयल में आ जाती हैं। स्मॉल अमाउंट में एक्सचेंज जो है वो एयर सेल भी परफॉर्म करती है। जो यहाँ पर रूट हेयर सेल है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करती है। कब, ड्यूरिंग, जब ये वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है सॉइल से, उस टाइम पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं स्टेम का। स्टेम में यहाँ पर जो आपको बहुत सारे पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, लेंटिसेल है। लेंटिसेल पाए कहाँ पर जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं वुडी स्टेम में, और ये भी क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स के एपिडर्मिस पर पाया जाता है। इसका भी काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज में। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहा है एंड ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ये बाहर निकाल रहा है। ये वाला जो आपको स्टोमेटा दिख रहा है ये ओपन है या क्लोज है। ये स्टोमेटा आपको देखिए ओपन टाइप का दिखाया गया है, ये स्टोमेटा कैसा है, क्लोज है। अब देखिए ये स्टोमेटा ओपन कब होता है, जब इसे रूट क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, और वो वाटर कहाँ तक जाता है, लीव्स तक जाता है। और यहाँ पर ये जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या हो जाते हैं, टर्जिट हो जाते हैं। ये प्रोसेस डे के टाइम चलता है। नाइट के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो वाटर है
वो क्या होंगे, यहाँ से सभी वाटर का लॉस हो जाएगा। देन ये जो स्टोमेटा है वो कैसे हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं एंड स्टोमेटा कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड। तो स्टोमेटा ओपन कब होता है, डे के टाइम, एंड स्टोमेटा क्लोज कब होता है, नाइट में। क्लियर है। प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज कहाँ कहाँ से होता है, रूट हेयर सेल से होता है, लेंटिसेल से होता है जो कि वुडी स्टेम में पाया जाता है, एंड स्टोमेटा के थ्रू होता है जो कि लीव्स के एपिडर्मिस पर पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपको प्लांट दिखाया गया है, इधर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, और ये जो प्लांट दिखाया गया है ये सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट से ये लीफ से क्या लेता है, यहाँ से लाइट लेगा एंड यहाँ रूट के थ्रू वाटर इस लीव्स तक पहुँचेगा। इस लीव्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ग्लूकोज का, एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का। तो देखिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में ये किसका फॉर्मेशन कर रही हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का। अब देखिए जो कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है कब होता है, डे के टाइम। अब यहाँ पर देखिए रिस्पिरेशन कैसे कर रहा है प्लांट। अब यहाँ पर देखिए जो ये प्लांट है ये नाइट के टाइम क्या करता है, डे के टाइम ये क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा था और ग्लूकोज बना रहा था। अब ये यहाँ पर क्या करेगा कि ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके इसे ब्रेक कर देगा और क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए अब यहाँ पर ये इसकी लीव्स है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन का यूज किया और इसने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और देखिए नाइट के टाइम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है, डे के टाइम क्या था, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे थे और ऑक्सीजन को यहाँ से बाहर निकल रहा था। अब देखिए नाइट के टाइम क्या हो रहा है, ये जो लीव्स है ये ऑक्सीजन यूज कर रहा है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकल रहे हैं। तो डे के टाइम क्या प्लांट क्या परफॉर्म करती है, फोटोसिंथेसिस, और नाइट के टाइम प्लांट क्या परफॉर्म करती है, रिस्पिरेशन। डे के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रही थी, ऑक्सीजन को रिलीज कर रही थी, जबकि नाइट के टाइम ये प्लांट क्या कर रहा था, ऑक्सीजन यूज कर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था। तो यहाँ पर क्लियर हुआ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है सेलुलर रेस्पिरेशन का। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिशेस में रिस्पिरेशन का। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ये फिश का है। तो फिश का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है। लोकेशन क्या है, ये आइदर साइड ऑफ देयर हेड। ये जो फिश है इस फिश के हेड के इधर भी क्या प्रेजेंट होंगी, गिल्स। ये सब देखिए ये सब क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ से वाटर इसके माउथ के थ्रू अंदर जा रहा है। अब ये क्या करेगा, उस वाटर में से ऑक्सीजन को ले लेगा और यहाँ से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देगा। तो फिशेस में रिस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, बाय गिल्स होता है। गिल्स कहाँ लोकेटेड होता है, आइदर साइड ऑफ हेड। नेक्स्ट बात करते हैं इंसेक्ट में रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है। इंसेक्ट में टिनी ट्यूब्स पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, ट्रैकी। तो ट्रैकी के थ्रू रिस्पिरेशन कौन करते हैं, इंसेक्ट करते हैं। जो ट्रैकी की ओपनिंग होती है वो इसके जो स्केलेटन के सरफेस पर होती है जिसे क्या बोलते हैं, स्पाइरेकिल। जो स्पाइरेकिल्स है ये ट्रैकी की ओपनिंग है। कहाँ पर ये ओपनिंग होती है, जो इंसेक्ट का एक जो स्केलेटन होता है वहां पर होती है। तो क्लियर है कि फिशेस में किसके थ्रू रिस्पिरेशन हो रहा था, गिल्स के थ्रू। इंसेक्ट में किसके थ्रू रिस्पिरेशन हो रहा है, तो ट्रैकी के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं
ह्यूमन के रिस्पिरेटरी सिस्टम का, तो ह्यूमन में अगर बात करते हैं प्राइमरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन का, तो वो क्या है? लंग्स है। ह्यूमन में वेल डेवलप्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है जो कि बना होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड वन पेयर ऑफ लंग का। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के कहाँ तक? ब्रांकियोल तक का जो पार्ट होता है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है एंड वन पेयर लंग। क्लियर है कि ह्यूमन का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है किसका बना हुआ है? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एंड वन पेयर ऑफ लंग का। ये जो दिखाया गया है ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये देखिए नेजल कैविटी दिखाई गई है, ये वाला पार्ट फेरिंग्स दिखाया गया है जहाँ पर फूड एंड एयर दोनों की ओपनिंग होती है। ये वाला पार्ट क्या दिखाया गया है? लैरिंग्स दिखाया गया है जिसे साउंड बॉक्स बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट दिखाया गया ये ट्रैकिया है एंड ये जो पार्ट दिखाया गया है ये ब्रोंकाई वाला पार्ट है और ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है? ये लंग्स है। लंग्स कहाँ पर सिचुएटेड होता है? तो थोरैसिक कैविटी में। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस क्या है? ये जो है ट्रैकिया की ओपनिंग है, ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर कौन करता है? एपिग्लॉटिस। ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस को जो कवर करता है उसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस है। जब हम फूड को निगलते हैं, जब स्वॉलोइंग करते हैं, उस समय ग्लॉटिस को कवर कौन कर लेता है? एपिग्लॉटिस कवर कर लेता है, जिससे जो फूड है वो हमारे एयर पाइप में नहीं जा पाता है, वो इस ट्रैकिया में नहीं जा पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैरिंग्स का। तो लैरिंग्स क्या होता है? ये वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स होता है जो कि हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिया का। जो ट्रैकिया है इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। ये एक्सटेंड करती है कहाँ से कहाँ? नेक टू मिड थोरैसिक कैविटी तक एंड यहाँ पर सी शेप कार्टिलेजिनस, ये देखिए ये सब सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है जो कि वेंट्रल सरफेस पे क्या होंगी? ये कंप्लीट होंगी और डॉर्सल सरफेस पर ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है वो कैसी होती हैं? इनकम्प्लीट होती हैं। क्लियर है? इसमें एक चीज और पढ़ते हैं, ये जो लंग्स की कवरिंग है, लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर होती है, ये आउटर लेयर है प्लूरल मेम्ब्रेन और ये इनर लेयर है। एंड इसके अलावा इन दोनों आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी जर्क से। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या है? डायफ्राम है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये है थोरैसिक कैविटी, ये लोअर का पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाले पार्ट को ही क्या बोलते हैं? डायफ्राम। देखिए ये आपकी थोरैसिक कैविटी है और इधर क्या होगी? आपकी एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये जो पूरा आपको दिखाया गया है यहाँ पर ये सब क्या है? एल्ब्यूलाई है। ये सब क्या है? एल्ब्यूलाई है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से गुच्छे के फॉर्म में आपको एल्ब्यूलाई दिख रही है। ऐसे यहाँ पर देखिए ये आपकी ट्रैकिया है, देन आपके इधर आपका ब्रोंकस है, देन आपके ये सब जो छोटे छोटे पार्ट यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो आपको दिखाए गए हैं एल्ब्यूलाई है और ये सब जो दिखाए गए हैं ये क्या है? एल्ब्यूलर डक्ट है। ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले इनहेलेशन की अगर बात करें, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, उस समय पे क्या होता है? ये जो आपका पार्ट दिख रहा है डायाफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। पहले डायाफ्राम किस शेप का होता है? डोम शेप का होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन ये कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। और आपके यहाँ पर जो रिब हैं ये किस तरफ जाते हैं? अपवर्ड एंड आउटवर्ड। देखिए अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो आपकी जो पल्मोनरी कैविटी होती है, जो आपकी
लंग्स की कैविटी होती है वो कैसी होगी, बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो आपका जो एयर है वो अंदर की तरफ जाने लगता है, तब जाकर के आप क्या कर पाते हैं, इनहेलेशन कर पाते हैं, इंस्पिरेशन कर पाते हैं। ये देखिए एयर अंदर की तरफ आ रही है, तो आपका ये जो दिखाया गया है ये क्या है, डायफ्राम है। ये कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और ये जो रिब्स हैं ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ मूव करने लगते हैं। क्लियर है। इनहेलेशन क्या होता है, समझ में आया, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या है कि जो यहाँ पर प्रेशर हैं, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हैं, जो लंग्स का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। देन आप एयर को आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन, जिससे एयर आपके लंग्स से होते हुए आपके माउथ से बाहर आ जाती है। देखिए यहाँ पर, देखिए आपको लैरिंग्स ये दिखाया गया है, यहाँ पर लैरिंग्स है। यहाँ पर ये 2 वोकल कार्ड होता है जो किसमें हेल्प करता है, साउंड के प्रोडक्शन में। यहाँ पर कितने वोकल कार्ड हैं, 2 वोकल कार्ड। यहाँ पर 2 वोकल कार्ड होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, साउंड के प्रोडक्शन में। ये देखिए सी शेप्ड रिंग आपको दिखाई गई है, तो वेंट्रल साइड में कंप्लीट होती है एंड डॉर्सल साइड में इनकम्प्लीट होती है। ये जो आपको दिखाया गया है ये ब्रोंकाई दिखाया गया है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपने क्या किया, यहाँ पर एयर अंदर आया, ये जो आपको दिखाया गया है ये लंग्स की एल्ब्यूलाई है। अब यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया है ये यहाँ से ब्लड वेसल्स जा रही है। इस ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पर ये सब क्या है, आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल है। अब ये क्या करती, यहाँ से ऑक्सीजन जो यहाँ पर बॉडी सेल हमारी होती है वो क्या करती है, इस ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आ जाता है, इस एल्ब्यूलाई में, और ऑक्सीजन कहाँ पर आकर इस ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब जो ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगा, ये आउट हो जाएगा, और ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके बॉडी पार्ट में भेज दिया जाएगा। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड में मिक्स कर देगी एंड देन आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर आपका यही प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स एल्ब्यूलाई के थ्रू बाहर चला जाएगा एंड यहीं पर ऑक्सीजन की ब्लड में मिक्सिंग हो जाती है, जिससे आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया हार्ट होते हुए आपके बॉडी के टिश्यू तक पहुंच जाती है। अभी ये हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ पर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बस बेसिक इतना ही समझते हैं, आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका प्रोसेस दिखाया गया है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। इनहेलेशन में क्या हो रहा था, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। एक्सहेलेशन में क्या होता है, यहाँ पर डायाफ्राम रिलैक्स कर रहा है। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैट हो जाता है, जब ये रिलैक्स करता है ये वापस से अपने शेप को रीगेन करता है, वापस से ये कौन से शेप का हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका इनहेलेशन में क्या था कि आपका जो रिब है ये आउटवर्ड हो रही थी। अब यहाँ आपका एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो रिब है वो आपका इनवर्ड की तरफ मूव करेंगी, जिसकी वजह से आपके इस लंग्स की जो प्रेशर है वो क्या करेंगी, जो आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएंगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रेशर के। देन एयर आपके मुंह के थ्रू यहाँ से बाहर हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सहेलेशन। अब देखिए यहाँ डिफरेंस है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन किसे कहेंगे, इंस्पिरेशन ऑफ एयर इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में जो आप एयर को इंस्पायर करते हैं, जो एयर को इनहेल करते हैं,
वही आपका क्या कहलाएगा, इनहेलेशन। और ब्रीदिंग में जो आप एयर को अपने बॉडी से आउट करते हैं, एक्सपायर करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। इनहेल एयर, अब देखिए जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो जो आपकी रिबकेज होती है ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ मूव करती है, और जब आप एक्सहेलेशन करते हैं, जब आप एयर को एक्सहेल करते हैं, उस समय आपकी जो रिबकेज है ये डाउनवर्ड और इनवर्ड की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर के। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल क्या होगा, इनहेलेशन में थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है जब रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ मूव करेंगे एंड तो वहाँ पर क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिब केज डाउनवर्ड इनवर्ड की तरफ मूव कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो डायाफ्राम की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, पहले तो वो डोम शेप का होती हैं, देन वो कैसी हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं। और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि द मसल्स ऑफ द डायाफ्राम रिलैक्स। एक्सहेलेशन में जो डायाफ्राम की मसल्स है वो रिलैक्स करती हैं, जिससे वापस से ये कैसी हो जाती हैं, फ्लैट से डोम शेप हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लंग्स है वो कैसा हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा, वो फुल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होगा, जो लंग्स आपका इन्फ्लेटेड हुआ था वो कैसा हो गया, डिफ्लेटेड हो गया, मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। देखिए जब आप एक्सपायरेशन करते हैं उस समय पर जो एयर बच जाता है आपके लंग्स में, उसे ही क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, लगभग 1100 ml से 1200 ml होता है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एयर को अंदर ले रही है। अब ये जो एयर है ये यहाँ से होते हुए कहाँ पर जा रही है, ट्रैकिया में। अब यहाँ पर देखिए जब आप एयर को एक्सहेल कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर कैंडल है। जब आप जो है बर्थडे होता है उसमें आपसे केक कटवाया जाता है, तो सबसे पहले कैंडल को यहाँ पर बुझाने के लिए बोला जाता है। तो आप कैंडल को जो फूंकते हैं तो उसे वो क्या होता है, आपका एक्सहेलेशन। जब आप कैंडल को फूंकते हैं वो क्या है, आपका एक्सहेलेशन, तभी तो कैंडल बुझेगी। और यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है तो ये आप यहाँ पर एयर को इनहेल कर रहे हैं। क्लियर है, एक्सहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन क्या होता है, आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पैसेज ऑफ एयर। एयर का पैसेज क्या है, एयर का पाथवे की अगर हम लोग बात करें तो एयर सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू नेजल कैविटी एंड नेजल कैविटी टू फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल एंड देन फिर एल्वियोलाई। तो ये पूरा आपका एयर का पैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो होता है वह एक पेयर होता है जो कि अपर लिप के एबव क्या होता है, उसकी ओपनिंग होती है। बात करते हैं फेरिंग्स का, तो फेरिंग्स कॉमन चैम्बर होता है फूड एंड एयर दोनों का, क्योंकि फेरिंग्स में ही ओपनिंग होती है किसकी, इसोफेगस एंड ट्रैकिया की। एंड नेक्स्ट बात करते हैं लैरिंग्स का। लैरिंग्स को साउंड या बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं साउंड के प्रोडक्शन में। और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग आगे कि कहाँ से कहाँ तक का कंडक्टिंग पार्ट है। तो एयर को कंडक्ट करने का काम कौन करता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के ब्रांकियोस तक का जो पार्ट होता है इसे कंडक्टिंग पार्ट कहेंगे। एंड यहाँ पर जो एल्वियोलाई होता है ये कैसा पार्ट होता है, ये एक्सचेंजिंग पार्ट होता है। क्लियर है, कंडक्टिंग पार्ट क्या है, एक्सचेंजिंग पार्ट क्या है।
ठीक है, एक्चुअल जो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्ब्यूलाई में होता है। सिर्फ एयर को कंडक्ट करने का काम कौन करती हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू ब्रांकियोल तक ये एयर को प्योरीफाई करने का काम करती हैं, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लंग्स का। तो जो लंग्स होता है इसमें कौन कौन आ जाएगा? ब्रांकाई, ब्रांकियोल एंड एल्ब्यूलाई आ जाता है। लंग्स नंबर में कितना होता है? 1 पेयर होता है। ये देखिए एक ये है, एक ये है, तो नंबर में कितने हो गए? 2 पेयर की बात करें तो लंग्स कितना होता है? 1 पेयर होता है। लोकेटेड कहाँ होता है लंग्स? तो थोरेसिक कैविटी में। ये देखिए आपको दिखाया गया है, ये आपकी ब्रोंकाई है, ये जो आपको दिखाया गया है ये ब्रोंकियोल्स है, और ये सब जो आपको दिखाया गया है ये सब क्या है? एल्ब्यूलाई है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। अभी ये सब बहुत अच्छे से हम लोग आगे ट्रांसपोर्टेशन में समझेंगे, ब्लड का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां और कैसे होता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जो है कैसे होगा? बाय डिफ्यूजन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा, जो कि एक स्लो प्रोसेस होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, एनिमल में यहाँ पर 2 सिस्टम है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट वन ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम एंड सेकंड वन लिम्फेटिक सिस्टम। बात करते हैं प्लांट का, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का 2 वेज है। नंबर 1 असेंट ऑफ सैप एंड नंबर 2 ट्रांसलोकेशन। बस आज यहीं तक। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हमारा आएगा, तो आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। देन हम कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्ट में ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाए। थैंक यू।